नमस्कार साथियों, आपका एक और नई क्लास में फिर से स्वागत है। और ये 12 नंबर की क्लास होने वाली है इस प्रैक्टिस सेट की। इस क्लास में हम दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए संबंधित होते हैं वो प्रश्न हम इसमें लेके आते हैं। हम सीजीएल से लेकर जीडी तक के प्रश्नों को लेकर आते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, उस हिसाब से बात करेंगे। दोस्तों अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, दोस्तों पहले क्वेश्चन से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले प्रश्न की बात की जाए तो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की जो संरचना है उसे सन्निहित मतलब कहाँ से लिया गया है, अर्थात बात कर रहे हैं हम प्रस्तावना की। दोस्तों जो हमने जितनी भी चीज़ों की बात की है, जैसे रक्षा और मूल्यों की रक्षा करना, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना, बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा की बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक प्रणाली सब प्रस्तावना से लिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे ये किस एग्जाम का प्रश्न है। दोस्तों अगर थोड़ी सी बात करें हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना, ये तो वही दिखाया दोस्तों जो हमने अभी अभी पढ़ा था, प्रस्तावना से लिया गया है। दोस्तों ज़्यादातर आज के जो प्रश्न है ये जो हम लेके आते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से, तो वो सभी जो प्रस्तावना से ही संबंधित होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? मैंने जैसा कि बोला था कि सभी प्रश्न प्रस्तावना से हैं। संघवाद, प्रभुत्व संपन्न, न्याय, बंधुता। मेरे हिसाब से किसी ने कोई ऐसा व्यक्ति शायद ही होगा या कोई स्टूडेंट ऐसा शायद ही होगा जिसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता होगा। इसके जो आंसर है वो संघवाद है। संघवाद शब्द शामिल नहीं होता है। और आप देख पा रहे होंगे ये सीजीएल का प्रश्न है, तो क्वेश्चंस का लेवल आप समझ पा रहे होंगे। और बात करें थोड़ा सा प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में शामिल शब्दों की बात की जाए तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। विचार, न्यायिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता की बात की गई है। अर्थात इतने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है हमारी प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा और गरिमा को सुनिश्चित करता है। ये एमटीएस का प्रश्न है, 2023 का है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, न्याय। बंधुत्व की बात हो रही है दोस्तों इस प्रश्न में। दोस्तों हम हर एक प्रश्न के आगे कुछ इस प्रकार एनालिटिक्स लेके आते हैं, आप जरूरी की पॉइंट्स भी इसे कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न होता है उसमें हमें शायद एक ही प्रश्न देखने को मिलता है, लेकिन जो हम ये की पॉइंट्स लेकर आते हैं इनमें काफ़ी प्रश्न होते हैं। बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो बंधुत्व इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर किसी एक संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपूर्ण करते हैं, ये लिखा गया है। और प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है? अर्थात दोस्तों विशेषाधिकार का अभाव जो एक वाक्य है, इसमें ये क्या कहता है या इसका अर्थ क्या है वो हमें बताना है। बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता। दोस्तों विशेषाधिकार का अभाव, दोस्तों विशेषाधिकार का अभाव कहाँ होगा? जहाँ पर दोस्तों समानता होगी सब में, वहाँ किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं हम, समानता की। और देख सकते हैं यूपीएसआई का प्रश्न है, ये 2021 का प्रश्न है। संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द पद का जो विशेषाधिकार का अभाव है उसका अर्थ है ये। समानता की बात करें तो समानता का अर्थ समाज की उस स्थिति से है जिसमें सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं, अर्थात किसी को भी नीचा नहीं समझा जाता है। स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आदि ये इन सभी के आधार पर जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है हमें संविधान से, उसकी बात कर रहे हैं।
एंड प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है, जो कि हमने अभी भी पढ़ा है। संप्रभुता एक शब्द है दोस्तों, इसकी बात करें तो भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी राष्ट्र के अधीन नहीं है, अर्थात कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है भारत, किसी और देश पर निर्भर नहीं है, अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्रता है। प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए तो प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था अर्थात किसने किया था, उनका नाम बताना है। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी या फिर एन माधव राव। इसका सही उत्तर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। के एम मुंशी जी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में इसे वर्णित किया था। एंड यूपीएसआई का प्रश्न है, ये भी 2021 में आया हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 सितंबर 1946 को दिया गया था और संविधान सभा के सम्मुख पेश किया गया अर्थात दिया गया था। संविधान सभा ने प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अर्थात जो प्रस्तावना का जो स्रोत है अर्थात या फिर आप मोटिवेशन कह लीजिए, जो अमेरिका का संविधान है। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में के एम मुंशी जी ने वर्णित किया था। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा हृदय कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव ने कहा था, अर्थात ये भी दोस्तों एक प्रश्न हो गया। ठाकुर भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया था, अर्थात संज्ञा दी थी इसे। और अब बात करें प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों ये अब दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं हम। निम्नलिखित भारतीय दर्शनों में कुषाण या कणाद और उलूक द्वारा रचित कौन सा है? वेदांत, मीमांसा, वैशेषिक, योग दर्शन। इस प्रश्न के उत्तर की बात कर रहे हैं सीधा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। वैशेषिक की बात हो रही है, जो कि कणाद और उलूक द्वारा लिखा गया था। प्रमुख भारतीय दर्शन व उनके प्रवर्तक के बारे में बात करेंगे। इनसाइड दोस्तों दर्शन का नाम लिखा है और इस तरह प्रवर्तक का नाम लिखा है। न्याय की बात करें, न्याय दर्शन की तो अचपाद गौतम द्वारा लिखा गया था। वैशेषिक दर्शन की अभी हमने बात की थी, उलूक और कणाद द्वारा लिखा है। सांख्य दर्शन की बात करें तो कपिल मुनि द्वारा लिखा गया है। योग दर्शन की बात करें तो पतंजलि द्वारा लिखा गया है। पूर्व मीमांसा की बात की जाए तो जैमिनी द्वारा लिखा गया और उत्तर मीमांसा की बात करें तो बादरायण द्वारा लिखा गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मत्स्य पुराण की बात हो रही है अभी। दोस्तों आपको ये तो नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा वीडियो फास्ट चल रही है? दोस्तों अगर वीडियो आपको लग रही है फास्ट तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है वो देखने के लिए, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। सीधे टॉपिक की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और हम मोस्ट ऑफ मॉडर्न टॉपिक्स लेके आते हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। बात करें पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उर्गश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या बात करें तो 18 है। सबसे पुराना पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण है, जिसकी अभी हमने प्रश्न में चर्चा की थी किस लिए प्रसिद्ध है ये। स्कंद पुराण की बात करें तो सबसे बड़ा पुराण है ये। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण आदि अन्य प्रमुख पुराण हैं। लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। प्रश्न नंबर 8, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रारंभिक वैदिक काल में जो बात कर रहे हैं हम, धनवान जो व्यक्ति हुआ करते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? और आप देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीजीएल का प्रश्न है ये।
इस पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है 2023 का, ज़्यादा पुराना भी नहीं है ये दोस्तों। रवि, गोमत, गणेश, गवे गवेषणा, दोहित्री। इस प्रश्न के सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोमत की बात कर रहे हैं हम। थोड़ा सा डिटेल्स की बात करें तो गोमत एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है एक धनी व्यक्ति। ऋग्वेदिक काल में मवेशियों को धन का प्रमुख साधन माना जाता था। गाय को अगन्या कहा जाता था, अर्थात अगन्या नाम से जाना जाता था गाय को। पुत्री को दुहिता के नाम से संज्ञा दी जाती थी। एंड वैकनाट की बात करें तो सूदखोर वैकनाट सूदखोर के लिए प्रयुक्त किया जाता था। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, अर्थात पुरंदर नाम से ऋग्वेद में इंद्र को वर्णित किया गया है। पढ़े की बात करें तो शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता था जो पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे, अर्थात पशुओं की चोरी के लिए जो फेमस या प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे उनके लिए पढ़े शब्द का उपयोग किया जाता था। जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया जाता था। बलि की बात करें, बलि एक प्रकार का कर था दोस्तों, जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देती थी। बलि की बात कर रहे हैं, बलि एक प्रकार का कर था जो स्वेच्छा से प्रजा राजा को दिया करती थी। आर्य को पंचजन के नाम से भी जाना जाता था। कबीले को राजा का गोप कहा जाता था। कबीले का जो राजा हुआ करता था उसे गोप के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम। चार वेदों में से किसमें बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र का तंत्र मंत्र का संग्रह है? अर्थात इसके लिए एक ही वेद फेमस है या प्रसिद्ध है, अथर्ववेद की बात कर रहे हैं हम। और सीजीएल का प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे 26 जुलाई 2023 का प्रश्न है ये। अथर्ववेद की रचना अथर्व और अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई थी। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, जादू टोना, बुरी आत्माओं, बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र तथा तंत्र आदि का वर्णन है। अथर्ववेद का थोड़ा सा बात करें तो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो गोपत है, अर्थात गोपत इसका निकनेम है। इसके उपनिषद की बात करें तो प्रश्नोपनिषद, मंडूकोपनिषद तथा मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सभी जानते ही होंगे। सत्यमेव जयते दोस्तों हमारे जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ का चिन्ह है, उससे भी लिया गया। उसमें भी दोस्तों सत्यमेव जयते का वर्णन है नीचे। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस वेद में दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध के का उल्लेख किया गया है? दोस्तों आज के जो हम ज्योग्राफी या मतलब एंशिएंट क्वेश्चंस लेके आए हैं इसे हिस्ट्री के, वो सभी सीजीएल के प्रश्न हैं। सीजीएल में आए हुए प्रश्न है 2023 के। अथर्ववेद की बात कर रहे हैं, या फिर सामवेद की, या फिर ऋग्वेद की, या फिर यजुर्वेद। यदि हम इस प्रश्न पर विचार करें तो ये प्रश्न होने वाला है दोस्तों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। 10 राज्य युद्ध इसका जो उपनाम है, इसके वर्णन की बात करें तो ऋग्वेद में मिलता है प्रश्न के अनुसार। और 10 राज्य युद्ध का भारत वंश में राजा सुदास तथा 10 जानों, 5 आर्य 5 अनार्य के बीच हुआ था। 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे राजा, उनके बीच में हुआ था। इस युद्ध में राजा सुदास विजयी हुए थे। इस युद्ध में यह युद्ध पुरुषणी नदी के किनारे यानी रावी नदी इसका नया नाम है प्रेजेंट में, इसके किनारे हुआ था। दसराज युद्ध भी इसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11। अब आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न नंबर 11 पर आते ही थोड़ा सा चेंज हो गया है टॉपिक, क्योंकि अब दोस्तों हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो होने वाला है जियोग्राफी की बात करें यानी भूगोल की। भारत के डैश राज्यों से मानसून की वापसी जो सितंबर से शुरू हो जाती है उसकी बात कर रहे हैं हम। वो अर्थात किस तरफ से होती है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है।
और यदि इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न के सही उत्तर की हम बात कर लेते हैं सीधा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, उत्तर पश्चिमी की बात कर रहे हैं हम। CHSL का प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे 2023 का है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में 1 सितंबर से लौटना शुरू हो जाता है, अर्थात शुरू कर देता है, एवं 15 दिसंबर तक उत्तर पश्चिमी भागों से चला जाता है। मानसून के पीछे हटने और लौटने की इस प्रक्रिया को सामान्यतः मानसून का निवर्तन कहा जाता है। अर्थात ये भी एक प्रश्न हो गया, जो मानसून का निवर्तन जिसे कहा जाता है वो मानसून का पीछे हटने को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12। आज की जो क्लास है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे सभी आए हुए प्रश्न है, CHSL के भी प्रश्न हैं। भारतीय मानक समय यानी IST की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं। ग्रीनविच माध्यम यानी ग्रीन मीडियम टाइम की बात कर रहे हैं हम। और से डैश आगे है, अर्थात डैश में क्या होगा, 7 घंटा 15 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा, 3 घंटा 45 मिनट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटा यानी 5.5 घंटा आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच रेखा से। थोड़ा सा बात कर लें 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं तो प्रधान यामोत्तर रेखा, या इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है इसे। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST की बात कर रहे हैं, ग्रीनविच रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है। और यह रेखा भारत के 5 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको पता चल गया, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से रेखा गुजरती है। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध से होकर बहती है? CHSL का प्रश्न है ये। कृष्णा, तुंगभद्रा, गंगा, सोन, नर्मदा, तापी व गंगा कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, कृष्णा और सोन नदी की बात हो रही जो कि मगध से होकर गुजरती है या बहती है। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर बहती हैं। गंगा और सोन नदियां का जो संगम है पटना बिहार में होता है। सोन नदी पर जो बाढ़ सागर बांध दोस्तों सोन नदी पर बना है, मध्य प्रदेश में स्थित है ये बांध। बाढ़ सागर बांध की बात करें तो बाढ़ सागर बांध परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं संयुक्त परियोजना है। अर्थात जो बाढ़ परियोजना है, बाढ़ बांध परियोजना है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के रूप में जानी जाती है। नदियों की, बांध की और संबंधित राज्यों की बात करें अगर, तो नर्मदा नदी की बात करते हैं हम, सरदार सरोवर बांध परियोजना इस पर बनाई गई है। संबंधित राज्य जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान है। तापी या ताप्ती नदी की बात करें तो उकाई परियोजना बनाई गई है इस पर, जो कि गुजरात से होकर बहती है, ये गुजरात से संबंधित है। तुंगभद्रा नदी की बात करें तो इस पर तुंगभद्रा परियोजना है और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से ये बहती है या फिर इसमें संबंधित है ये राज्य। प्रश्न नंबर 14। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय किस प्रकार के वन डैश मीटर्स की ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं? 1500 से 3000, 2000 से 3000, 500 से 1000 या 1000 से 2000। इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यानी डी है इसका सही उत्तर, 1000 से 2000 मीटर के बीच में पाए जाते हैं ये वन। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तरी बंगाल में पाए जाते हैं। ये वन 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं। सदाबहार, या बांस जो एवं चेस्टनट वृक्ष प्रमुख रूप से आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है उसमें पाए जाते हैं। सदाबहार ओक जो वन है या वृक्ष है वो, और चेस्टनट वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? अर्थात जो 3 पर्वत दिए गए हैं ऑप्शन में वो उसका प्रकार है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में काफ़ी लोग ज़्यादातर जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती कर देते हैं, नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं वो, और सीधा ये टिक कर देते हैं, कोई एक 3 में से कोई एक तो टिक हो ही जाएगा और वो गलत हो जाता है। रायन घाटी, यूराल पर्वत, अरावली श्रृंखला या फिर अपलेशियन। यदि इस प्रश्न की उत्तर की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है
माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आवाज़ चली गई थी। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी वॉइस का इशू हो गया था, माइक गड़बड़ हो गया था। और 15 नंबर प्रश्न की अगर उत्तर की बात किया तो राइन घाटी इसका सही उत्तर है। CHSL का प्रश्न है ये। दो भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित शीर्ष स्थलखंड को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। और राइन घाटी ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है, न कि बलित पर्वत का है। अर्थात समझ गए होंगे आप, राइन घाटी दोस्तों दो पर्वतों के बीच में या दो घाटियों के बीच में पाई जाती है। बलित पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत जो कि एशिया में है, आल आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में है, इंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में है, ये सभी बलित पर्वत के उदाहरण हैं। ब्लॉक पर्वत के उदाहरणों की बात करें तो ब्लॉक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है, साल्ट रेंज पर्वत जो कि पाकिस्तान में है, सतपुड़ा पर्वत जो कि भारत में है। ये तीन ब्लॉक पर्वत के हैं। और अवशिष्ट पर्वत तीसरा प्रकार होता है जो कि अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत और पार्श्वनाथ पर्वत, ये सभी इसके उदाहरण हैं। उम्मीद करते हैं सभी को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों समझ में नहीं भी आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और समझने की कोशिश एक बार को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यदि आपको नहीं समझ में आए तो दोस्तों कोई मतलब नहीं है कमाने का प्रश्नों को। एंड अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, अर्थात आपको गलत बताना है। दोस्तों तीन ऑप्शन सही होंगे। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेट लिमिटेड है, क्या महारत्न में शामिल कंपनी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या नवरत्न में शामिल कंपनी है? ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या नवरत्न में शामिल कंपनी है? भारतीय संचार निगम लिमिटेड क्या मिनी रत्न में शामिल कंपनी है? इसमें जो गलत ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है प्रश्न का। थोड़ा सा दोस्तों और जो कंपनियां हैं उन पर बात करना है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये एक मिनी रत्न कंपनी है और मिनी रत्न कंपनियां दो श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत में बात करें तो 12 महारत्न कंपनियां हैं, 13 नवरत्न कंपनियां हैं और 73 दोस्तों मिनी रत्न कंपनियां हैं। इन पर दोस्तों अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे हम, शॉर्ट वीडियो होगी जो कि छोटी वीडियो होगी, शॉर्ट तो नहीं होगी। और काफ़ी महत्वपूर्ण तो होगी ये तो कंफर्म है। प्रश्न नंबर 17, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की बात हो रही है। उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत करा था? 3, 5, 6, 8। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम जैसा कि आपको बताते हैं CGL का प्रश्न है। अब देख पा रहे होंगे, आप चेक भी कर सकते हैं, 2022 का CGL का प्रश्न है। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम CGL से लेकर GD तक के प्रश्न लेकर आते हैं। एंड दरोगा से लेकर UPSC के भी कुछ प्रश्न हम लेके आते हैं इसमें, और कांस्टेबल तक के भी प्रश्न हम इसमें लेकर आते हैं। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न अर्थात इसके दोस्तों जो की पॉइंट्स उनकी बात करें, औद्योगिक नीति संकल्प की बात करें तो 1956 में इसका गठन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर किया गया था। इसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। पहली श्रेणी में ऐसे उद्योग शामिल थे जिन्हें विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के रूप में स्थापित किया और विकसित कर किया जा सकता है। अर्थात पहली श्रेणी आप समझ गए होंगे कौन से हैं। नहीं समझ पाए तो एक बार और पढ़ लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो समझ गए होंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। दूसरी श्रेणी की बात करें तो वे उद्योग शामिल किए गए थे जिनमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में पूरक निभा सकता है। अर्थात तीसरी अब श्रेणी की बात करें तो उपरोक्त श्रेणियों में निर्दिष्ट उद्योगों के अलावा ये सभी उद्योग शामिल हैं। अर्थात जो उद्योग पहली और दूसरी श्रेणी के बाद में बच जाते हैं उन्हें तीसरी श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 18, उन दो राज्यों का नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था। अर्थात भूमि सुधार जो कानून था वो किन दो राज्यों में सफल रहा था, उसके नाम बताने हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में दोस्तों नहीं रहा होगा, पक्की बात है। पश्चिम बंगाल केरल दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, पश्चिम बंगाल और केरल। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा ये जो राज्य हैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के मामले में भी आगे रहते हैं, और ये देख पा रहे होंगे आप CGL
CGL का प्रश्न होने वाला है ये 2022 का। आज के जो दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न हैं इस क्लास के, वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये CGL से लिए गए प्रश्न हैं। पश्चिम बंगाल व केरल भूमि सुधार फलदायी रहा था क्योंकि वे राज्य ऐसी सरकारें थी भूमि से लेकर जोतने वाले तक की नीति के लिए प्रतिबद्ध थी, अर्थात ये पढ़ी लिखी सरकारें थी हमेशा से। एंड तथ्य की बात करें तो कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारी प्रथा 1793 में, विलियम बेंटिंक के समय महलवाड़ी प्रथा 1833 शुरू की गई थी, अर्थात इन दोनों के ही अनुसार इसे भी लाया गया था और ये काफी सफल रही थी। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? CGL का प्रश्न है ये भी। जमाखोरी, बीमा, भंडारण, परिवहन। दोस्तों व्यापार करने के लिए क्या चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट होती है या जरूरी होती है जो हमें बतानी है, या मतलब अर्थात इस प्रश्न में ये बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उपयोगी नहीं है, अर्थात 3 चीज़ें उपयोगी होंगी। बीमा भी दोस्तों एक व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, और भंडारण दोस्तों जब तक भंडारण नहीं करेंगे आप तब तक व्यापार का कोई मतलब नहीं है। परिवहन का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन जमाखोरी दोस्तों, जमाखोरी का कोई कॉलम नहीं होता है या कोई उपयोग नहीं होता है। बात करें जमाखोरी के बारे में तो किसी विशेष बाजार में संबंधित बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदना और भंडारण करना, उस उत्पाद की कमी को पैदा करना और अंततः उस उत्पाद की कीमत को बढ़ाना, ये दोस्तों जमाखोरी होती है। मेरे हिसाब से व्यापार करना है तो ये थोड़ा सा आइडिया पुराना है, क्योंकि आप जमाखोरी कितना ही कर लेंगे। प्रश्न नंबर 20, ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है। किसने सबसे पहले तर्क दिया था कि उच्च घाटे को स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? डेविड रिकार्डो, एस्टर टुफ्लो, अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ। दोस्तों इस प्रश्न को उत्तर की बात करें सीधा सीधा तो डेविड रिकार्डो ने ये तथ्य दिया था या ये तर्क दिया था कि उच्च घाटे के समय लोग ज़्यादातर भंडारण करते हैं या इकट्ठा करते हैं। इनके बारे में बात करें तो डेविड रिकार्डो ने सबसे पहले यह तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं, अर्थात कम खर्चा करते हैं। ये बात उसकी पुस्तक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के अंदर लिखा गया है। अर्थात दोस्तों एक ये भी बात क्लियर हो गई कि जो डेविड रिकार्डो है उनकी पुस्तक की बात की गई है, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। 1817 की ये पुस्तक है, इसमें लिखा गया है साफ साफ। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के योगदान के देने के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। समझ दोस्तों एक प्रश्न ही हो गया, आप समझ पा रहे होंगे। अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था, और क्यों मिला था दोस्तों? कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान देने के लिए, अर्थात अर्थशास्त्र में योगदान देने के लिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल मिला था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो क्लास है आप सभी के लिए उपयोगी रही होगी। यदि उपयोगी रही है तो लाइक कर ही दीजिएगा वीडियो को या क्लास को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी से इसी तरह से डेली मुलाकात होती रही, और आप देख पा रहे होंगे कि 8 बजे का ये प्रैक्टिस सेट है जो कि पर डे हम कराते हैं, एंड इसमें 20 क्वेश्चंस लेके आते हैं। लेकिन 20 क्वेश्चंस की जगह आप समझ लीजिए कि ये कम से कम 70 से 80 प्रश्न हल होते हैं इस वीडियो में। चलिए आप सभी का पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।